दोस्तों, जब एक युवा पढ़ लिख कर बाहर आता है तो उसके कुछ सपने होते हैं। कुछ सपने उसके परिवार के लिए और कुछ सपने उसने खुद के लिए संजोए होते हैं। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ लिख कर अपने उन सपनों को पूरा करे और जिस मंजिल तक वो पहुंचना चाहता है वहां तक, मुकाम तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी कुछ और है। कहते हैं कि कामयाबी भी हर किसी के नसीब में नहीं होती। ऐसा ही नोएडा के 27 वर्षीय युवक युवराज मेहता के साथ हुआ। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, वही युवराज मेहता जो अभी हाल में कुछ दिनों पहले हमारे हिंदुस्तान के सिस्टम की लाचारी की वजह से अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा और उसे और उसके सारे ख्वाब यहीं बीच भंवर में फंसकर अधूरे रह गए। तो आइए बात करते हैं आज की हमारी इस कहानी में, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और मैं आज आपके सामने एक सच्ची घटना पर आधारित नोएडा के 27 वर्षीय युवक युवराज मेहता की कहानी लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। युवराज मेहता 27 वर्षीय युवा गुड़गांव की एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। पेशे से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करता था। युवराज के परिवार में उसके पिताजी हैं और उसकी एक छोटी बहन है। बहन की कुछ समय पहले ही शादी हो गई थी और वो विदेश में अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। पिता एसबीआई बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं और नोएडा में सेक्टर 150 में एक फ्लैट के अंदर अपने बेटे के साथ रहते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। 17 जनवरी की रात 12 बजे के बाद युवराज हर रोज की तरह अपनी कंपनी से अपने घर के लिए लौट रहा था। तभी रात को उसके पिताजी, जो घर में अकेले रहते थे, उनके सेल पर एक कॉल आता है। नंबर चूंकि जाना पहचाना था, उन्हीं के बेटे का था, तो पिता ने फोन उठाया। तभी उनको एक घबराहट भरी आवाज अपने बेटे की सुनाई दी। उसके पिता को अंदाजा भी नहीं था कि ये कॉल शायद उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हादसा या एक सबसे बड़ी अनहोनी को न्योता दे रहा था और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। युवराज ने एक लहलहाती हुई आवाज में कहा, पिताजी मैं युवराज बोल रहा हूं और सेक्टर 150 का जो कर्व है, जो मोड़ है, यहां पर एक छोटा सा तालाब है जो मॉल वाली जगह थी। वहां पर गड्ढे में मेरी कार गिर गई है और मैं पानी में फंस गया हूं। आप कैसे भी करके जल्दी आइए और मुझे बचाइए। पिताजी मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। अब सोचिए, जब एक लाचार अकेले पिता के पास जब इस तरह की अपने बेटे की कॉल आए तो इस अवस्था में रात को 12:15 बजे घने कोहरे में वो क्या करता। खैर, पिता ने ढांढस बांधा और खुद भी हिम्मत बांधते हुए बेटे को आश्वासन दिया, बेटे तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं। आनंद फानंद में युवराज के पिता वहां से अपनी गाड़ी में निकले और तकरीबन 12:15 के आसपास उनके पास कॉल आया था और 15 से 20 मिनट के अंतर के बाद वो बताई गई लोकेशन पर पहुंच गए। कोहरा चूंकि काफी घना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी भी ना के बराबर थी। तो युवराज के पिता ने उसको कॉल किया, बेटा मैं लोकेशन पर हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम कहां पर हो। अब चूंकि कोहरा था तो युवराज ने बोला, पिताजी आप बैक साइड में चले गए हैं, ठीक है, तो आप अपोजिट इसकी बैक साइड में आइए, दूसरी वाली दाईं तरफ आइए। तो बताई गई लोकेशन के अनुसार युवराज के पिता ने फिर गाड़ी घुमाई और वो वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने वहां पहुंचकर युवराज को कॉल किया। युवराज ने फिर कॉल उठाया, बोला पापा मैं यहां पर हूं। वो बोले, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ था, जैसे ही युवराज के पिता अपने घर से निकले थे तो उन्होंने जैसे एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक होता है, उन्होंने प्रशासन को इसकी इत्तला करी। उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर नोएडा के नजदीकी थाने पर कॉल करा कि इस तरह की ऐसा घटना हो गई है, तो मुझे आप लोगों की मदद है। इतने पिताजी वहां पर पहुंच गए थे। अब युवराज उनको दिखाई नहीं दे रहा था,
तो चूंकि युवराज एक समझदार और पढ़ा लिखा युवक था, उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करी और अपने पिताजी को इशारा करा, पिताजी मैं इधर हूं, इधर देखिए। और फोन पर उनका कॉन्वर्सेशन, दोनों का बातचीत जारी थी। युवराज के पिता 20 मिनट के बाद वहां पर पहुंचे कॉल आने के, और रास्ते में ही उन्होंने यूपी की पुलिस को इन्फॉर्म किया था। और उसके 25 से 30 मिनट के बाद नोएडा पुलिस वहां पर पहुंचती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वहां पर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विजिबिलिटी काफी कम थी, कोहरा घना था, सर्दी भी काफी तेज थी। किसी का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब बोले कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, और हमारे पास ऐसे कोई संसाधन भी नहीं है जिससे हम वहां तक पहुंच सके या इन्हें बचा सकें। अब एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था। सिवाय गिड़गिड़ाने के उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने पुलिस वालों से बार बार रिक्वेस्ट करी। पुलिस वालों को बोला, सर कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। खैर, पुलिस ने भी फिर, इंस्पेक्टर साहब ने नजदीकी एसडीआरएफ जो होता है डिपार्टमेंट, जो इस तरह की जो हादसे होते हैं उनसे निपटने के लिए पूरा एक कौशल, एक टीम होती है जिनको बकायदा इस चीज की पूरी तैयारी दी जाती है, इस तरह के आपातकाल से, इस तरह की घटनाओं से निपटने की। और काफी ट्रेंड और एक्सपर्ट कमांडोज होते हैं इस टीम के अंदर, जिनका पेशा ही ये होता है। एसडीआरएफ की टीम को कॉल किया गया, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी कॉल किया गया। तो तकरीबन 1.25 घंटे का समय इन सब बातों में बीत चुका था। 1.25 घंटे का समय, और तब तक युवराज ने क्या किया, उसकी गाड़ी धीरे धीरे दलदल में जा रही थी। वो अपनी कार की छत के ऊपर आकर लेट गया ताकि कार का बैलेंस बना रहे, कार डगमगाए नहीं, वो लेट गया। अब सोचिए, रात के 1:45-2 बजे का वक्त, कड़ाके की सर्दी, पानी, गाड़ी लोहे की क्योंकि परत होती है, वो पूरी गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ, क्या बीती होगी उस युवा के ऊपर। धीरे धीरे तमाशबीन लोग इकट्ठे होने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। लोगों ने भी देखा कि एक पिता अपने बेटे की जिंदगी की कैसे भीख मांग रहा है। लेकिन सब लोग वहां पर खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे, क्या हुआ क्या हुआ। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। युवराज के पिता को तैरना नहीं आता था, तो शायद अगर आता तो शायद वो खुद ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कूद पड़ते या इस हादसे से बचा लेते। युवराज को खुद को भी तैरना नहीं आता था। अब सवाल यहां पर यह है कि पुलिस वहां पर आम जनता की तरह खड़ी हुई तमाशा देख रही है, बाप कुछ कर नहीं सकता, और फायर ब्रिगेड की टीम और एसडीआरएफ की टीम, 2 घंटे हो चुके थे दोस्तों, कोई नहीं आया था। बहरहाल जैसे तैसे फायर ब्रिगेड की टीम आई, उन्होंने कुछ रस्से वगैरह डालकर उस युवराज तक रस्सा पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। लेटर भी थी, काफी लंबी लंबी बड़ी लेटर्स उन लोगों के पास होती हैं इस तरह के हालात से निपटने के लिए। लेकिन दोस्तों आप ये सोचो, फायर ब्रिगेड की टीम में कोई भी एक ऐसा कर्मी नहीं था जो तैरना जानता हो, और इन लोगों को इस चीज की बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं कि तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास एसडीआरएफ की टीम आई, बड़ी जेसीबी क्रेन्स वगैरह भी लाई गई थी। एसडीआरएफ की टीम भी कुछ नहीं कर पाई, उन्होंने बोट्स के द्वारा वहां पर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। और युवराज की लाश को सुबह निकाला गया, उनकी गाड़ी को सुबह निकाला गया, लेकिन 1.25 घंटे की जो कार्रवाई चली थी, रात 12:15 बजे से लेकर, उस दौरान तक युवराज मर चुका था। जैसा कि दर्शक लोग बता रहे हैं कि वहां पर जब ये सारा सिलसिला चल रहा था पुलिस और उसके युवराज के पिता के बीच में, तब वहां पर एक डिलीवरी बॉय था जिसका मोनिंदर नाम बताया जा रहा है। उसने भी देखा काफी भीड़ लग रही है, उसने अपनी बाइक को रोका, बाइक साइड लगाई, और वहां जाकर देखा तो युवराज के पिता पुलिस से अपने बेटे को बचाने की भीख मांग रहे थे, और कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं था। सब निराश
वो इंसान ना उनका रिश्तेदार था, ना उनको जानता पहचानता था, ना किसी डिपार्टमेंट से था, ना किसी डिपार्टमेंट से था। सिर्फ एक मानवता के नाते उसने फैसला किया और कहा कि मैं जाऊंगा। सोचिए, घना कोहरा, कड़ाके की ठंड, और वहां पर ये बताते हैं कि वो जो लोकेशन थी, एक्चुअली उस लोकेशन को एक मॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पर नींव डालने के लिए खोदा गया था, और वहां पर कुछ समय कुछ काम हुआ था तो कुछ सरिये पड़े हुए थे, जिसकी वजह से भी कोई लोग पानी में उतरने को तैयार नहीं थे। पूरा दलदल बन चुका था, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, तो घटनाएं होने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। ये सब जानते हुए भी नोएडा निवासी मोनिंदर ने यह फैसला किया कि मैं कोशिश करता हूं, सिर्फ इंसानियत के नाते। मोनिंदर पानी में कूदा और तकरीबन आधा घंटे तक, 30 मिनट तक वो पानी में युवराज को ढूंढता रहा, लेकिन ठंड काफी थी, पानी काफी ठंडा हो चुका था। वो खाना पूर्ति के लिए मामले की जांच बैठा दी गई है और कुछ दिनों ये जांच चलेगी। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इसका तो पता नहीं, लेकिन एक युवा युवराज ने अपने सपनों की दुनिया पूरी होने से पहले ही उसके और उसके पिता की जिंदगी उजड़ चुकी है। नोएडा अथॉरिटी ने मॉल के मालिक बिल्डर को हिरासत में भी ले लिया है, जांच चल रही है। लेकिन मेरा सवाल सिस्टम से यह है कि अब इस जांच से क्या हासिल होना है? क्या एक बुजुर्ग पिता को उसके बुढ़ापे का सहारा वापस लौटा पाएंगे? सुनाई गई ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली आगे की और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप तक पहुंचा सकें। हमें इससे एक हौसला मिलता है।